नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो बता दें कि नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। तो बता दें कि अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वहीं पे मरगूब, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, क्या इस बैठक में मुख्य एजेंडा हो सकता है? दिन के 2 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा सभी मंत्री होंगे, सभी विभाग के प्रधान सचिव होंगे, अपर मुख्य सचिव होंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, वर्चुअल होगी। इस बैठक में जो हमारे पास जानकारी यह है कि पंचायत राज विभाग के प्रस्ताव है, गृह विभाग के प्रस्ताव है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रस्ताव है, नगर विकास विभाग के प्रस्ताव है, ग्रामीण विकास विभाग, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। उन प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव गया है, लेकिन चूंकि उसके बारे में जानकारी बहुत गोपनीय रखा गया है और उस प्रस्ताव के बारे में जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगेगी और निश्चित तौर पर जो कह सकते हैं कि नीतिगत फैसले हैं वो आज लिए जाएंगे। तो इसका बिहार के विकास पर और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और कई विभागों के प्रस्ताव पर जो गए हैं उस पर मुहर लगेगी और बैठक वर्चुअल होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। 2 बजे से संभावना है कि 3 बजे 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण ब्रीफिंग आएगा हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल मरगूब, चले पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से जहां बेऊर जेल की सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। बेऊर जेल से सटे कई मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। नगर निगम को यह आदेश दिया गया है। तो बता दें कि पटना बेऊर जेल के सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। बेऊर जेल से सटे कई मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। नगर निगम को यह आदेश दिया गया है। तो पटना एसएसपी की बड़ी कार्रवाई सामने आने जा रामकृष्ण नगर थाने के 3 सिपाही को गिरफ्तार किया गया। तीनों सिपाही पर होटल वाले से रंगदारी मांगे जाने का आरोप है। बताते चले कि तीनों को जेल भेजा गया है। एसएसपी ने सिटी एसपी को जांच का आदेश दिया था। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। तो पटना से खबर जो एसएसपी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी ने सिटी एसपी को जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। बेगूसराय में साइकिल सवार एक मजदूर की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने बरौनी 0 माइल सड़क को जाम कर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कील गढ़ारा गांव निवासी अमरेश कुमार ठाकुर बरौनी डेयरी में काम कर मंगलवार की सुबह साइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी गढ़ारा ओपी के राजवाड़ा गांव के निकट पोल से टूटकर बिजली का तार गिर गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बिजली के करंट से मजदूर की मौत से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर राजवाड़ा गांव के निकट सड़क को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर गढ़ारा ओपी पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। प्रशासन महोदय भी है, जो उचित आपको लगता है इनको मुआवजा मिलना चाहिए। विभाग द्वारा जो होगा तो होगा ही, लेकिन अभी इतना बिजली विभाग के लापरवाही के कारण मौत हुआ है। इसका कुछ निर्णय आपको लोग लेना चाहिए। क्या दिक्कत है नहीं है, कैसे तार ऐसे पड़ा हुआ रहता है, आदमी एक से एक मौत होते जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अपने पे सौरभ, बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने है, जो एक मजदूर की तार के चपेट में आने से मौत हो गई है। देखिए, गढ़ारा ओपी के राजवाड़ा गांव के निकट ये आज सुबह की घटना है, जब बरौनी डेयरी से गढ़ारा कील गांव निवासी अमरेश ठाकुर साइकिल से काम कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान
सड़क किनारे एक बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में साइकिल सवार मजदूर आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को भी जाम किया और मुआवजे की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप बिजली विभाग से था कि कई बार जर्जर तार की शिकायत की गई, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा रहा कि जर्जर तार जिससे करंट प्रवाहित हो रहा था वह टूटकर गिरा और एक मजदूर की मौत हो गई। इसी से लोग नाराज थे और आक्रोशित होकर करीब 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया। बाद में पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया और सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भागलपुर के नवगछिया के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नगरपाड़ा गांव में नवगछिया डीएसपी कार्यालय में कार्यरत नगरपाड़ा निवासी चौकीदार गुलाब पासवान के बेटे भवदेव कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मार ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची भवानीपुर पुलिस ने खिड़की के रास्ते से घुसकर दरवाजा की छिटकनी खोलकर शव को कब्जे में लिया और घटनास्थल से लोडेड देशी पिस्टल और 17 कारतूस और 500 रुपए की एक बंडल नकदी रुपए, सिगरेट, माचिस, मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। मृतक के पिता चौकीदार गुलाब पासवान ने कहा कि भवदेव मानसिक रूप से बीमार था, जिसका उपचार रांची से हो रहा था। वह बराबर घर में मानसिक संतुलन खोने के बाद हंगामा करता था। ये तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले के उसी बंजरे इलाके की आई है, जिस इलाके को प्रशासन अब भी बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करना मुनासिब नहीं समझ रही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस बंजरिया प्रखंड के लगभग दर्जन भर गांव बाढ़ के चपेट में है। ऐसे में किसी का तबीयत खराब हो रही तो गांव से शहर के अस्पताल तक पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है तो वो है नाव। इसी बीच एक महिला की तबीयत खराब हो गई। महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके लोगों ने आनन फानन में नाव पर लादकर शहर के अस्पताल में लाया, जहां इलाज जारी है। और साथ ही बताते चले कि सिकरना और कई छोटी छोटी नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से यह पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और सड़कें पानी में डूबी हुई है। पुल पुलिया ध्वस्त होने की कगार पर है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोतिहारी से अमित जुड़ चुके हमारे साथ फोन पे। अमित, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों के बीच रख रहे हैं वो तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया क्षेत्र का है। इस क्षेत्र को अभी तक जिला प्रशासन बाढ़ इलाका घोषित भी नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है ये रंगते खड़े करने वाली है। तस्वीर में साफ हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो एक महिला है जिसकी तबीयत खराब हो गई और उसको गांव से शहर जाने के लिए एम्बुलेंस के तौर पर नाव का सहारा लेना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नाव पर उस महिला को लादकर मोतिहारी के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उस महिला का इलाज चल रहा है। महिला को सांस लेने में प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर तो उनको नाव के सहारे शहर के अस्पताल में लाया गया और इस तरह से इलाज चल रहा है। सड़कों की बात करें तो पूरा सड़क जो है वो जलमग्न हो चुका है। कहीं से पता एक नदी का पाट की तरह बना हुआ है, कहीं चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें ऐसी परिस्थिति में सड़क पे आना खतरे से खाली नहीं है और इसी को लेकर लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। हमें जिस तरह से कई गांव में पानी घुस गया है, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, कोई ठोस कदम, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? ये बता दो कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया कि इस इलाके को जिला प्रशासन अभी तक बाढ़ पीड़ित घोषित भी नहीं कर पाई है। हालांकि सुगौली वगैरह जो एक दो जगह है उस जगह पे सरकारी नाव मुहैया कराया गया, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है काफी भयावह। जबकि इस इलाके में बंजरिया प्रखंड की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाँव पानी में अभी घिरे हुए हैं। किसी को बाहर निकलने का साधन है तो सिर्फ नाव है। अमित, जिस तरह से देखा जाए तो लगातार कई घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों को परेशान, नाव एकमात्र साधन है वो है नाव। तो एक तरह से कहा जाए तो बाढ़ जैसे हालात देखने को, लेकिन फिर भी प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करना मुनासिब नहीं समझ रहा। आखिर क्या वजह है?
वजह यह है कि लगातार जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री के कोऑर्डिनेशन के साथ जिला प्रशासन मीटिंग पे मीटिंग तो कर रही है, लेकिन अभी बाढ़ प्रूफ तैयारी ही चल रही थी। जबकि जो स्थिति था अभी आकलन नहीं था, जिला प्रशासन के द्वारा आकलन नहीं किया गया था कि अभी बाढ़ का माहौल होगा और बाढ़ क्षेत्र में आ जाएगी, लेकिन सभी लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई और उसके बाद जो स्थिति रहा वो काफी भयावह रहा। यही वजह है कि जिला प्रशासन अपना कर्तव्य का निर्वहन किस तरह से नहीं कर पा रही। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमित। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में अभी तक सामान्य से 181% से अधिक यानी 261.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह पूरे देश में सर्वाधिक है और इधर सोमवार से प्रदेश के ऊपर वायुमंडल में सतह से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक पुरवैया और पक्षियां चलने लगी है। लिहाजा तापमान में 1 से 2 डिग्री में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में आंधी पानी में जबरदस्त तेजी दर्ज हो सकती है और अभी तक बाढ़ के खतरे से परेशान बिहार में वज्रपात की तीव्रता बढ़ने की भी आशंका खड़ी हो गई है। तो बता दें कि बिहार में अभी तक सामान्य से 181% से अधिक यानी 261.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह पूरे देश में सर्वाधिक है और इधर बता चले कि प्रदेश के ऊपर वायुमंडल में सतह से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक पुरवैया और पक्षी हवा चलने लगी है। लिहाजा तापमान में 1 से 2 डिग्री में बढ़ोतरी का भी पूर्वानुमान है और इसकी वजह से पूरे प्रदेश में आंधी पानी में जबरदस्त तेजी दर्ज हो सकती है। और अभी तक अगर देखा जाए तो बाढ़ के खतरे से परेशान बिहार में वज्रपात की तीव्रता बढ़ने की आशंका जताई गई है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। तेज आंधी और बारिश की भी आशंका जताई गई है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राजधानी पटना के IGMS अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू पहुंचे। बता दें कि नीम हकीम अभियान के तहत राज्य में जल जीवन हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में मंगल पांडे और बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने पटना के IGMS अस्पताल के अधिकारियों के साथ मिलकर अस्पताल में पौधारोपण किया और पेड़ पौधे से होने वाले फायदे को बताया और कहा कि पेड़ पौधे से हमारा ही कल्याण होगा। तो वहीं राज्य में चले वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और लगातार टीका मंगवाने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ब्लैक फंगस के दवा की कमी पर भी कहा कि यह बात सही है कि दवा की कमी है, लेकिन लगातार दवा उपलब्ध अस्पतालों को कराया जा रहा है। बड़ा अभियान कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना से शुरू किया। वह निश्चित रूप से कोरोना के मरीजों के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है और कोरोना के सुरक्षा चक्र के रूप में आज यह वैक्सीन हम सब लोगों के सामने है जो लोगों को दिया जा रहा है और राज्य ने तय किया है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश को 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया है। पूरा देश जानता है, इसलिए उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं। लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सब लोग को मालूम है कि पूरे देश में इसकी समस्या है, लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसने एम्फोटेरिसिन दवा मरीजों को उपलब्ध कराई है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि लोगों तक इसकी सहजता से उपलब्धता हो। पटना से खबर, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश के अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। वर्चुअल तरीके से यह बैठक बुलाई गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस बैठक में मौजूद और सभी बैंकों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बताते चले कि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश के अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस बैठक में मौजूद रहे और सभी बैंकों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं।
राष्ट्रीय अभिकर्ता संघ लियाफी के आह्वान पर मधुबनी जिले के तकरीबन हजारों से ज्यादा एलआईसी अभिकर्ता विश्राम दिवस पर हैं। अभिकर्ताओं ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना जैसे महामारी में एलआईसी अभिकर्ताओं को 1 लाख रुपया की सहायता दी। जिन अभिकर्ता की कोरोना से मौत हो चुकी है उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दे सहायता कोष का निर्माण किया जाए। मृत अभिकर्ताओं को यानी बच्चे को 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रति माह पढ़ाई का खर्च देने की मांग सहित 15 सूत्रीय मांगों के यानी युक्त ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। अभिकर्ताओं के विश्राम आंदोलन से मधुबनी, जयनगर, झाझरपुर, जयनगर, फुलपरास और बेनीपट्टी में एलआईसी का रोज लाखों कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं मांगों को लेकर आगामी 30 जून तक विश्राम पर रहने की बात कही है। और कलम मेंबरशिप अभिकर्ता है उनका 19, 20, 21, 22 का जनरल प्रमोशन किया जाए। हमारा मांग है कि अभिकर्ता का जो मृत्यु है कोरोना काल में, जो हमारे सेक्रेटरी मनोज मिश्र का है, 1 करोड़ रुपया उनको भुगतान किया जाए और हमारे पूरे देश में 2 करोड़ रुपया से फंड तैयार किया जाए। जो आपत्ति 200 करोड़ से फंड तैयार किया जाए, जो कोई अभिकर्ता का विपत्ति समय आवे उसमें से उनको सहायता राशि। मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने मधेपुर प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाकर अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। बता दें कि लगातार हुई बारिश से जलग्रहण क्षेत्रों में पानी लग गया है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं बाढ़ के दौरान रेस्क्यू को लेकर पत्रकारों के सवाल पर डीएम ने संज्ञान लिया। मधेपुर में ही एसडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, ट्रेंड टीम होती है, उनके पास में उपकरण भी है, सब कुछ है। तो 33-34 लोगों की टीम यहाँ पर है। वो जानकारी इन लोगों से भी हमने प्राप्त की। समुदाय का प्रशिक्षण भी इन लोगों के द्वारा प्रारंभ होगा और एक्टिवली लोग लगेंगे। एसडीआरएफ ही नहीं, बाकी सब लोग हैं। तो एसडीआरएफ के ऊपर तो हमको रिलाई करना है। और जो कमियाँ यदि आपने कुछ बताई। रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत अंतर्गत कैरेंटिया टोला कटाव पर स्थल चले कटाव निरोधात्मक कार्य का निरीक्षण बाढ़ संघर्षात्मक समिति के अध्यक्ष और मुख्य अभियंता रमन कुमार ने किया। लगभग आधा किलोमीटर लंबाई की दूरी में चले बांस पाइलिंग कार्य का निरीक्षण रमन कुमार ने ग्रामीणों के साथ पैदल चलकर किया। बता दें कि मसान में आई बाढ़ के कारण उक्त स्थल की पूरी सड़क नदी में धाराशायी हो गई और आवागमन पूरी तरह बाधित है। केवल पैदल आवागमन ही हो रहा। पैदल चलते चलते मुख्य अभियंता ने ग्रामीणों की यह सारी बातें व मांगे सुनी है। ग्रामीणों की मांग पर आला अधिकारी ने पाइलिंग को 3 लेयर करने और यथायुक्त लंबाई बढ़ाने का भी आदेश दिया। ग्रामीणों ने नदी के मुख्य धारा में इकट्ठा हुए मलबे, मिट्टी और बालू हटाने की भी मांग की, जिस पर पदाधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाढ़ निरोधात्मक कार्य को रमन कुमार ने संतोषजनक बताया है। अधिक जानकारी के लिए बगहा से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं फोन पे। राकेश, जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा कटाव को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा, निरीक्षण के दौरान क्या कुछ अहम बातें कही गई? बता दें कि रामनगर प्रखंड के आपको शेरवा और देवराज क्षेत्र का जो मशान नदी का किनारा है, लगभग आधा किलोमीटर सभी के कटाव कर दिया था और कट कर जो नदी का धारा था जो गांव की तरफ मुड़ गया था, वहां पर कटाव निरोधी कार्य की जा रही है अभियंताओं के द्वारा। लेकिन ग्रामीणों का मांग है कि जो जंगली पानी आने का साइफन है, अगर उसको सफाई करा दिया जाता तो जो बाढ़ और जो कटाव की समस्या है वो आधा नहीं जाता। लेकिन अधिकारी उस पर कोई अमल नहीं करते हैं। बाढ़ जब आती है, कटाव होता है, उस समय काम होता है, लेकिन जब बरसात के पूर्व जब तैयारियां होती है, कहाँ पॉइंट होता है कटाव का, वहां पर कोई मजबूती से काम नहीं किया जाता है। इसको लेकर जब कटाव होता है तब इन लोगों की तेजी दिखी जाती है, तो उस समय लूट खसोट बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब के दक्षिणी छोर पर एक युवक तालाब में डूब गया।
लगातार बारिश होने के कारण तालाब का जलस्तर बढ़ा था। युवक गहराई को माप न सका व सीधे तालाब की गहराई में चला गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। तो ये बता दें कि तभी चौक थाना के दारोगा कृष्ण कुमार ने युवक को बचाने के लिए उसी समय तालाब में कूदा। काफी खोजबीन के बाद युवक को तालाब से निकाला गया, लेकिन तालाब में ज्यादा देर रहने के कारण युवक पानी काफी पी चुका था, जिससे वह अधमरा हो गया। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान लोधी कटरा निवासी मोहम्मद गुड्डू के रूप में हुई है। युवक तालाब के पास क्यों गया था, इसका पता नहीं चला है। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के समीप एक युवती की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली के आवाज सुनकर गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। युवती की पहचान सारंगगढ़ थाना के परिहारा पंचायत वार्ड संख्या बता दें कि आपके रहने वाले संजीव कुमार की पुत्री राधा कुमारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि देर रात गोली की आवाज सुनाई पड़ी, तभी वह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहां युवती की एक लाश पड़ी थी। उसके हाथों पर मेहंदी से एक लड़के का नाम लिखा हुआ था। तभी इन लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वह इस मामले में मृतक युवती के परिजनों का कहना है कि वह घर से ननिहाल एक युवक के साथ बाइक से निकली थी, जो सरायरंजन थाना इलाके के रामचंद्रपुर के चौर से होकर जा रही थी और रास्ते में सुनसान था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन मृतक युवती जिस युवक के साथ ननिहाल के लिए निकली थी, उस युवक की पहचान नहीं हो पाई है कि युवक कौन था। वही घटना के बाद अपराधियों ने युवती का मोबाइल भी ले गए साथ में, और पुलिस ने इस मामले में युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। थाना से फोन आया, रामचंद्रपुर के बीच में लड़की का मर्डर हो गया था। आइए, वहाँ से हम लोग गए तो देखे गोली लगा हुआ है, माथा भी पार मारा हुआ है, पार निकाला हुआ, अब मुँह भरे ऐसे ही पकड़ लेटा गिरा हुआ। वहाँ पहुँचे, कानूनी कार्रवाई होने के बाद अपना पोस्टमार्टम के लिए उठा के लाए। वो कहाँ जा रहे थे? शाहजहांपुर जा रहे थे। वो तो मालूम नहीं, लेकिन देखने से पता चला एक गोली लगा हुआ था माथा में। दानापुर स्टेशन के टिकट बुकिंग कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बुकिंग काउंटर के अंदर और बुकिंग काउंटर के बाहर उपस्थित लोगों में भगदड़ मच गई और आग की सूचना मिलते ही बुकिंग पर तैनात कर्मी पैसे के काउंटर को उठाकर नोट को बचाने के चक्कर में जुट गए। इस बीच आग की सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी गई। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय थाना को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुकिंग काउंटर पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए। वही दानापुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने आग की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टि में मामला शॉर्ट सर्किट का ही प्रतीत होता है। फिलहाल आगलगी की घटना के बारे में पता लगाया जा रहा। उन्होंने आगलगी ने किसी तरह के जानमाल की घटना से साफ इनकार किया। काउंटर के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स, फर्नीचर और कुछ दूसरी सामानों की क्षति हुई है, उसका आकलन किया जा रहा है। पूरी घटना की शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। बस कहाँ आग लगा? वो पैनल में पूरी बुकिंग काउंटर जल गई? हाँ, पूरी तो बुकिंग नहीं जला, सब टिकट रोल पार्ट ये सब बच गया। मतलब कंप्यूटर जला कुछ, अब कीबोर्ड कुछ। कैश भी था? कैश था, कैश सब ठीक है। कैश सब कितना कैश था? हाँ। मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन के द्वारा गोपालगंज में भी कोविड-19 के मरीजों की सेवा के लिए करीब 10 लाख रुपए के मूल्य के मेडिकल किट उपलब्ध कराए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की संस्था बाबा सिद्दीकी विचार मंच के जरिए यह मेडिकल किट गोपालगंज पहुंची, जो गोपालगंज की एनजीओ शताक्षी सेवा संस्थान के द्वारा आम मरीजों की सेवा में सुपुर्द किया जाएगा। इस मेडिकल किट में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 यूपीएस ऑक्सीमीटर के अलावा कई पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और कई अन्य महंगी और जरूरी मेडिकल किट उपलब्ध कराए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रवंश गिरी और टुन्ना गिरी ने कहा कि सलमान खान की संस्था
बीइंग ह्यूमन के द्वारा बाबा सिद्दीकी के विचार के मंच के सहयोग से गोपालगंज में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कई मेडिकल किट दिए गए हैं, जो गोपालगंज के जरूरतमंदों के बीच में उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो सलमान खान जो अभिनेता हैं, उनकी एक संस्था है बीइंग ह्यूमन, और बाबा सिद्दीकी जो इसी गोपालगंज के रहने वाले हैं मांझा के, उनकी एक संस्था है बाबा विचार मंच। उसी के द्वारा ये जो साधन जो दिए गए हैं, जो इसमें ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है और बहुत सारे पीपी किट से लेके बहुत सारी सी चीज़ें हैं, जिससे कि हम लोग एक साथ आज के डेट में 20 से अधिक लोगों को ऑक्सीजन देने में सक्षम हैं। कंसंट्रेटर है, इससे एक बार में हम लोग 18 लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं, और 10 कंसंट्रेटर भोरे विधानसभा क्षेत्र के लिए वो संस्था दी है, जिसको माननीय मंत्री सुनील कुमार जी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को उपलब्ध। सुपौल में NH-57 पर दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक सब्जियों से भरी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। दुर्घटना में पिकअप के चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि NH-57 पर बंगाल से झंझारपुर जा रही एक पिकअप ललितग्राम ओपी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो चला रहे थे, वो आगे से एक सीएल गया, उसको बचन स्टीयरिंग कटाया और गड्ढा में गिर के दोनों एक साथ में रास्ता में चक्का उठ गया, चिल्ला रहा था दोनों गाड़ी में। उसके बाद पलटी मार के वो मेरा आके मैं उस तल में, मैं उसके ऊपर में, मेरा हाथ अटक गया दरवाजा में और मेरा सर मट्टी में, और उसका गाड़ी का चक्का को नीचे से एक्सेल है उसका ऊपर गिरा था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।